यस मैम। बेटा कल की क्लास में हमने जो डिस्कस किया था ना सेल और सब सेल का कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने सोमरफील्ड का आपको कुछ एक्सपेरिमेंट बताया था, ये वाला जो हमने डिस्कस किया था, इसके बारे में एक बार बताइए। तो ये जो n और k की वैल्यू मैंने आपको बताया था, क्या वो आपको समझ आया था? बताइए। ये जो मैंने जैसे सपोज n का वैल्यू अगर हमारे पास 3 होता है तो k का वैल्यू 1 2 3 इस फॉर्म पे आएगा। मतलब k का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। मैंने ये बताया था। और उसके बाद हम इस n बाई k का रेशियो निकालते हैं, जो हमको मेजर और माइनर एक्सिस के बारे में बताता है। ये चीज मैं आपको बता रही थी, ठीक है। तो उन्हीं दोनों बातों को लेकर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसको आपने समझा था, और अगर आपने समझा था तो उसको कैसे समझा उसके बारे में बताइए कोई भी, और नहीं समझा था तो भी आप बताएंगे। मैम जब बताइए इलेक्ट्रॉन मूव करता है, रिया। मैम जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है रिया 2 तो मिनट। लाइट ऑफ करो, तब तक दिखेगा। लाइट कौन सी? फर्स्ट वाला लाइट, सेकंड वाला। दूसरा फैन ऑफ कर लेना, वो रेगुलर ना वो। हां हाँ रिया, अब बताइए। मैम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट पे मूव करता है वो एलिप्टिकल शेप में रहता है। तो वो के की वैल्यू वो थी कि वो हाँ मूव करता है तो वो अपने शेप जो है वो चेंज करता है। सबसे पहले जैसे अगर n की वैल्यू 3 है तो k की वैल्यू 1 2 3 होगी। तो सबसे पहले k फर्स्ट में नैरो एलिप्टिकल रहेगा, फिर वो एलिप्टिकल शेप में आएगा, फिर उसके बाद वो सर्कुलर शेप में आएगा। वेरी गुड। मतलब आपको समझ में आया था मैंने जो बताया था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में बताई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं आपको समझ में आया है या नहीं है, मतलब क्लियर हो चुका है। चलिए, तो आपको जो n का वैल्यू है ना बेटा, जो n का वैल्यू है उसको क्या बोला जाता है, याद रखिएगा। ऑलवेज n का वैल्यू आपका क्या हो सकता है? n का वैल्यू कहीं पर आपको 1 भी मिल सकता है, इसके अलावा n का वैल्यू आपको 2 भी मिल सकता है, फिर 3 भी मिल सकता है, 4 5 जितने भी आपके सेल हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। और जितना ज्यादा आपका n का वैल्यू होगा ना, उतना ज्यादा आपका डिफरेंट टाइप ऑफ शेप बनता है, और उस डिफरेंट टाइप ऑफ शेप को ही क्या बोला जाता है? सब सेल बोला जाता है। उस डिफरेंट टाइप ऑफ शेप को आप क्या बोलोगे? सब सेल बोलोगे। और इसमें मैक्सिमम ये बताया गया है कि n का जो मैक्सिमम वैल्यू ज्यादातर एटम में हमको देखने को मिलता है, वो आपको 4 के बेसिस पे मिल सकता है। ये जो 4 है, ठीक है। तब अगर n का वैल्यू अगर 4 आ गया तो k का वैल्यू हमारा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो हमको कितना रेशियो मिलेगा? लगभग 4 रेशियो मिलेगा, जो हमको 2 एक्सिस के बारे में बता रहा होगा, ठीक है। ये 4 रेशियो हमारे पास कौन कौन से होंगे? देखिए, n बाई k का आपका जो रेशियो है, वो रेशियो आपका सबसे बड़ा रेशियो क्या होगा? 4/4 का रेशियो होगा, जिसमें की जा रही है, बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा आपका 3/4 होगा, रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 3/4 हो जाएगा, जानबूझ के बनती 3/4 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका? 2/4 हो जाएगा, और फिर 1/4 हो जाएगा। मतलब इसके सबसेल्स, ये एक सबसेल हो सकता है, ये दूसरा सबसेल हो सकता है, ये तीसरा सबसेल हो सकता है, और ये चौथा सबसेल हो सकता है। समीक्षा, कोई समीक्षा के फ्रेंड है तो उनको बता दीजिए, वो ऐड नहीं हो पा रहे हैं। मैं उनको बहुत टाइम से ज्वाइन कर चुकी हूँ, लेकिन वो ऐड नहीं हो पा रही है। उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगा, अगर उनकी कोई फ्रेंड है तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो वैल्यूज आपको दिख रही हैं,
n का वैल्यू, तो आपने क्या देखा कि n का जो 4 वैल्यूज हमारा n बाई k का रेशियो मिल सकता है, तो वो जो 4 वैल्यूज आपको मिलेंगी दैट इज कॉल्ड अ सब सेल ऑफ अ मेन सेल। मेन सेल आपका क्या है, n इज इक्वल 4 है, और उस 4 के अंतर्गत कितने सब सेल आएंगे पूछा जाएगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, देन थर्ड, और मैक्सिमम कितने 4 सब सेल उसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो सब सेल आप कैसे निकालोगे, अगर आपके पास n का वैल्यू जो दिया हुआ होगा तो आपको k का वैल्यू निकालना होगा। तो k का वैल्यू हमने देखा वो डिपेंड करता है n के मैक्सिमम वैल्यू पे। मिनिमम वैल्यू k का कितना हो सकता है, n हो सकता है, ठीक है, सॉरी, मिनिमम वैल्यू जो हमारा k का होगा वो कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू k का कितना हो सकता है पूछा जाएगा, तो वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। n के बराबर मतलब अगर n इज इक्वल 4 मैं लेती हूँ तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा k का, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और मैक्सिमम मैंने क्या बोला, n के बराबर बोला, तो मैक्सिमम कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि n का वैल्यू मैंने कितना लिया है, 4 लिया है। तो इस बात को याद रखना कि n का जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 हो सकता है, और मैक्सिमम k का मिनिमम वैल्यू 1 हो सकता है, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, जो n का वैल्यू दिया हो वो k का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और ये दोनों बात अगर हमको पता रहे तो हम n बाई k का रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे ही हम n बाई k का रेशियो निकालते हैं तो हमको एक सेल के अंतर्गत जितने भी सब सेल्स आएंगे उसके बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। तो अभी तक जो n का वैल्यू है मैक्सिमम के बेसिस पे जो फाउंड किया गया है वो कितना आया है, 4 आया है, ठीक है। तो 4 के बेसिस पे हमारे पास जो शेप आते हैं, सबसे पहले वो कैसा था, बिल्कुल नैरोएस्ट इलिप्टिकल था, मतलब ये एक उसका एक्सिस था जो माइनर एक्सिस था, और ये एक एक्सिस था जिसको हम मेजर एक्सिस के फॉर्म पे डिस्कस करेंगे। पहले ऐसा था, अब ये कंटिन्यूसली रोटेट करता गया और किसमें कन्वर्ट होता गया, नैरो इलिप्टिकल में कन्वर्ट हुआ। नैरो इलिप्टिकल में कन्वर्ट होने के बाद ये लगभग इलिप्टिकल बना, और इलिप्टिकल बनने के बाद ये बिल्कुल कौन सी शेप में आ गया, सर्कुलर शेप में आ गया। तो इतने सब सेल्स को पार करते हुए वो कौन से पोजीशन तक पहुंचा है, जो उसका सर्कुलर शेप है उस शेप तक वो पहुंचा है। और ये सारे जो मैंने आपको शेप बताए हैं, ये सारे शेप ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये सब सेल में आएंगे, और ये जो शेप आपका एक्चुअल बनता है फाइनली उसको आप किस में लोगे, सेल में लोगे। तो ऐसे किसकी डिस्कवरी हुई, जो न्यूक्लियस के सराउंड में प्रेजेंट होता है हमारा सर्कुलर शेप का ऑर्बिट, उसकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। इन चीजों की उसमें क्या हुई, डिस्कवरी हुई, और हमको ये पता चला कि सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, और उसके आउटर मोस्ट पार्ट पे क्या प्रेजेंट होता है, एक सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन वो सर्कुलर ऑर्बिट कौन कौन से सबसेल से बिलोंग करता है वो सब बात हमको पता चली। ये जितने भी सबसेल्स होते हैं ना, जो कि डिफरेंट शेप के होते हैं, इनमें जो एनर्जी होती है वो भी क्या होती है, एक मेन सेल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो इनमें पार्शियल एनर्जी प्रेजेंट होता है, मतलब एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर शेप में नहीं है। पर्टिकुलर शेप में नहीं है मतलब उसका जो क्वांटा है एनर्जी, या जो हम फोटोन बोलते हैं, वो एक्चुअल अमाउंट में नहीं है, और एक्चुअल अमाउंट में नहीं होने के कारण वो फिर से क्या होता जाता है, रीशेप होता जाता है। जिस वजह से यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा सब सेल होता है उसपे पार्शियल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होता है, और इसी पार्शियल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होने की वजह से जितने भी हमारे सबसेल होते हैं वो सेम शेप को रिप्रेजेंट नहीं करते। इनका डिफरेंट शेप होने का मेन रीजन वही होता है, ठीक है। मतलब अगर कोई इलिप्टिकल है तो उसका जो एनर्जी होगा वो अलग होगा, कोई नैरो इलिप्टिकल है तो उसका जो एनर्जी है वो अलग होगा।
और कोई बिल्कुल नैरोएस्ट इलिप्टिकल है तो उसका जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट होगा। और इन्हीं एनर्जी में डिफरेंस की वजह से हर एक सब सेल का आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है, सेम स्ट्रक्चर नहीं मिलता। ये जो सब सेल आपको मिले हैं 4 टाइप के सब सेल, इनको 4 ग्रुप में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इन 4 ग्रुप को आप किस फॉर्म पे डिस्कस करते हो, एस, पी, डी और एफ के फॉर्म पे हम डिस्कस करते हैं। मतलब ये जो एस, पी, डी, एफ आप 4 ग्रुप पढ़ोगे, दिस इज द नेम ऑफ स्पेक्ट्रम, दैट इज कॉल्ड अ नेम ऑफ स्पेक्ट्रम। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। मतलब एक स्पेक्ट्रम जो मिलेगा इन सब सेल में वो काफी शार्प होगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आपको बता रही हूँ, एक काफी शार्प होगा। दूसरा जो मिलेगा वो प्रिंसिपल शेप को शो करेगा। थर्ड जो मिलेगा आपका वो डिफ्यूज्ड शेप का होगा। और जो आपका फोर्थ होगा वो कौन से शेप को, फंडामेंटल शेप को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज डिफरेंट सेल या सब सेल जो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के सराउंड में, उनमें अमाउंट ऑफ एनर्जी डिफरेंट होने की वजह से उनका जो शेप होता है स्पेक्ट्रम का वो भी डिफरेंट होता है। और उन शेप को क्या बोला जाता है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल। और इन्हीं 4 के बेसिस पे हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। आगे जब आप 3rd चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये चीज आपको काम आएगी, तो इसको याद रखिएगा। ये सारे किसके नेम है, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल, ये सारे हमारे सब ऑर्बिट या सब सेल्स के नेम है जिनको हम स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। और उसी स्पेक्ट्रल लाइन या स्पेक्ट्रा का ये नाम होता है, उनके शेप के बेसिस पे उनको ये नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद सोमरफेल्ड के थ्रू ये बात तो हमको पता चल गई कि अगर किसी न्यूक्लियस के सराउंड में कोई सर्कुलर ऑर्बिट प्रेजेंट है तो इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं, सब सेल प्रेजेंट होते हैं। और उसी सब सेल से होता हुआ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर शेप में क्या करता है, पहुंचता है। एक्चुअल में इससे ये बात तो पता चल गई कि सेंटर पे न्यूक्लियस होगा और अराउंड में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और वो भी क्या होगा, सर्कुलर शेप का एक ऑर्बिट होगा उसका। और उसी ऑर्बिट के अंतर्गत बहुत सारे हमारे क्या आएंगे, सब ऑर्बिट आएंगे। और वो सब ऑर्बिट हमारे शार्प हो सकते हैं, प्रिंसिपल हो सकते हैं, डिफ्यूज्ड हो सकते हैं और फंडामेंटल हो सकते हैं। और इन्हीं डिफरेंट सब सेल के प्रेजेंट होने की वजह से ही हमको क्या मिलता है, हमको डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रल लाइंस मिलते हैं जिनको फाइन लाइंस के फॉर्म पे क्या किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। मतलब कोई भी एटम का स्ट्रक्चर लेके जब हम उसका स्पेक्ट्रल लाइन क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के हेल्प से देखते हैं तो हमको वहां से बहुत सारी फाइन लाइंस दिखाई देती हैं। ये फाइन लाइंस हमको ये बताती हैं कि हर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक मेन सर्कुलर ऑर्बिट के अंतर्गत बहुत सारे सब सेल्स आते हैं और वही बहुत सारे सब सेल्स हमको एक फाइन लाइंस के फॉर्म पे फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। और इस तरीके से हमको जो एटम का स्ट्रक्चर है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स पता चले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया है डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताए गए हैं, उस मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या किया गया, देखिए बोर का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें कुछ डिफेक्ट थे, तो उस डिफेक्ट को हटाने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया था वो किसने दिया था, सोमरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है। सोमरफेल्ड नाम के साइंटिस्ट ने जब ये सारे कॉन्सेप्ट दिए तो जो बोर का मॉडल था उसको बना पाना पॉसिबल हो पाया, ठीक है। और उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारा मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ जिसको हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के फॉर्म पे जानते हैं। किस फॉर्म पे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस बेस पे, बिकॉज हमने काफी बेसिक पॉइंट पे अपने स्ट्रक्चर को समझा है। तो एटम का जो मॉडर्न स्ट्रक्चर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। याद रखिएगा इस बात को, भूलिएगा मत। उसको किस नाम से जाना जाता है,
क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के नाम से जाना जाता है। और इसके थ्रू कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स आप समझोगे, जिसमें सबसे पहले आप समझोगे इसी स्ट्रक्चर के थ्रू ड्वेल नेचर ऑफ लाइट या मैटर, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर सॉरी। और सेकंड आपका होगा हाइजेनबर्ग, ये एक साइंटिस्ट का नाम है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में आप जानोगे। ये दो चीजें आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो कि एटम का गिव किया गया था सोमरफेल्ड के कंक्लूजन के बाद, तो वो चीज उससे हमको दो चीज पता चली। एक क्या पता चला कि जो मैटर होता है उसमें ड्वेल नेचर होता है, और दूसरा क्या पता चला, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या होता है और ड्वेल नेचर ऑफ मैटर क्या होता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ये जाना था कि जो हमारा मैटर होता है उसमें पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ वेव नेचर भी होता है, ये बात हमने डिस्कस किया था। और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में जो अनसर्टेनिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट पे एक फिक्स्ड पोजीशन हो सकता है क्या, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट पे स्टेशनरी कंडीशन पे प्रेजेंट नहीं है, बल्कि वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। तो जैसे सपोज ये मेरा ऑर्बिट है और मैंने अभी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, लेकिन जब इस पॉइंट को मैं इंडिकेट करूंगी उसी टाइम पर वो इस पॉइंट पे आ जाएगा, जब इस पॉइंट को इंडिकेट करोगे तो वो इस पॉइंट पे आ जाएगा। मतलब वो इलेक्ट्रॉन तो कंटिन्यूसली उसमें क्या करता जा रहा है, रोटेट करता जा रहा है ना, तो उसका एक फिक्स्ड पोजीशन बता पाना क्या नहीं हो पाता, पॉसिबल नहीं हो पाता। उसी को हाइजेनबर्ग के नाम के साइंटिस्ट ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, जिसमें उन्होंने ये बोला कि एक सर्टेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज न्यूक्लियस के अराउंड पे इन अ ऑर्बिट क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ड्वेल नेचर ऑफ मैटर हमारा क्या होता है। इसमें वही चीजें बताई गई हैं जब आप इस थ्योरी को पढ़ोगे जो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था, फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे रिपीट बता देती हूँ कि देखिए, जब न्यूटन ने लाइट के बारे में अपना कॉर्पसल्स थ्योरी प्रपोज किया था, तो उन्होंने ये बताया था कि जो लाइट है वो क्या होता है, एक तरीके का पार्टिकल्स का एक वेव ही होता है, और उसके वेव पे ऑलवेज क्या होता रहता है, वाइब्रेशंस होता रहता है। ऐसा हमको किसने बताया था, न्यूटन ने बताया था। लेकिन अगर आप जो लाइट है उसको पार्टिकल्स के फॉर्म पे कंसीडर करते हो तो कुछ थ्योरी को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जैसे इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट आता है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना आता है, तो हम इन दोनों प्रोसेस को पार्टिकल के थ्योरी से क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम हाइगेन था, जिन्होंने वेव को लेते हुए या एक वेव थ्योरी दी लाइट को लेते हुए, जिसमें इन्होंने ये बोला कि जो एटम्स होते हैं, मतलब जो मैटर होता है वो क्या होता है, लाइट का एक सोर्स होता है, और ये लाइट का सोर्स ऑलवेज क्या करता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। इन्होंने ऐसा कहा। पहले जो आइंस्टीन थे उन्होंने ये बोला कि पार्टिकल है, और उसी पार्टिकल के थ्रू जो वेव आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। लेकिन वो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो दूसरी थ्योरी दी गई। दूसरी थ्योरी में ये बोला गया कि लाइट क्या होता है, जो हमारा मैटर होता है वो एक तरीके का लाइट सोर्स होता है जो कि कंटिन्यूसली वाइब्रेट करता रहता है, और उसी वाइब्रेशन की वजह से वो क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा। तो देखो ये थ्योरी कहीं ना कहीं एटम के स्ट्रक्चर से मैच करती है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर पे न्यूक्लियस है, अराउंड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इलेक्ट्रॉन एक तरीके का क्या है, पार्टिकल है, हम सभी जानते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो ऑब्वियसली सी बात है एक तरीके का वो मैटर होगा, और अगर मेटल इसमें बोल रहा है कि वाइब्रेटिंग कंटिन्यूसली, ठीक है,
तो यहाँ पे मैटर कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है मतलब उसमें वाइब्रेशन हो रहा होगा, और जैसे जैसे वो वाइब्रेट करता जाता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, उसके अराउंड में वो वेव प्रोड्यूस करता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब हम कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो उसके अराउंड में ऑलवेज जो रेडिएशंस हैं वो एमिट होते रहते हैं, हमने ऐसा पढ़ा था। तो सेम एज अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ले रही हूँ और उसके अराउंड में न्यूक्लियस वाइब्रेट कर रहा है, तो अगर आप उसके अराउंड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे तो वो रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। तो ये भी बात सही है कि जो वाइब्रेटिंग हमारे पास मैटर होता है वो लाइट का एक सोर्स हो सकता है। क्यों हो सकता है, बिकॉज वो रेडिएशन को एमिट करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। और इस थ्योरी ने जो हमारा इंटरफेरेंस का प्रोसेस था, डिफ्रैक्शन का प्रोसेस था, पोलराइजेशन का जो प्रोसेस था या फिनोमिनन था, इन सारी चीजों को उसने एक्सप्लेन कर दिया। बट कुछ अदर लाइट फिनोमिनन होते थे लाइक अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके बारे में ये वेव थ्योरी नहीं बता पाया। तो उसके बाद क्या दिया गया था, पार्टिकल थ्योरी दिया गया था। और उस पार्टिकल थ्योरी में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी देखी थी, जिसको किसने प्रपोज्ड किया था, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने प्रपोज्ड किया था, ठीक है। जिसमें उन्होंने ये बोला था कि पार्टिकल्स भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करने की एबिलिटी रखते हैं, जिसको क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के फॉर्म पे क्या किया जाता है, जाना जाता है, ठीक है, जिसको हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। प्लैंक क्वांटम थ्योरी 1900 पे किन्होंने बताया था, मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने, जिन्होंने ये बोला था कि अगर कोई रेडिएशन किसी ऑब्जेक्ट से एमिट होता है, इसका मतलब वो है कि उसमें से एनर्जी का क्वांटा या एक फोटोन रिलीज करने की एबिलिटी होती है, ठीक है। इसके बाद एक अदर साइंटिस्ट आए 1905 पे। अभी तक जितनी भी थ्योरीज आपने पढ़ी है उसको सेपरेट पढ़ा है, मतलब एक तो पार्टिकल नेचर को बता रहा है और दूसरा वेव नेचर को बता रहा है, ठीक है। वेव नेचर में वो कुछ लाइट फिनोमिनन को शो कर रहे हैं और पार्टिकल नेचर में कोई किसी लाइट फिनोमिनन को शो कर रहे हैं। दोनों नेचर को एक साथ किसी भी साइंटिस्ट ने अभी तक नहीं बताया था। फिर 1905 पे आइंस्टीन आए, उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा लाइट होता है उसमें ड्वेल नेचर होता है। ड्वेल नेचर कैसे, दैट मीन्स उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। पार्टिकल नेचर होता है, इसका मतलब ये है कि जो लाइट वेव्स होती हैं वो स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई होती हैं और वो एक स्मॉल बंडल या फिर पैकेट या क्वांटा या फोटोन के फॉर्म पे क्या करती रहती हैं, वाइब्रेट करती रहती हैं। फिर 1924 पे इस थ्योरी को लेते हुए कौन आए थे, डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने एक थ्योरी प्रपोज्ड की थी, जिसको हम पार्टिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने ये बताया था कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो एक स्मॉल मैटर होता है, लाइक अ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम या फिर मॉलिक्यूल। और इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम या मॉलिक्यूल में कैसा नेचर होता है, ड्वेल नेचर होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव नेचर भी शो कर सकता है और पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, रोटेशन करते रहता है, तो उस टाइम पर हम बोल सकते हैं कि इसमें कौन सा नेचर है, वेव नेचर है। और पार्टिकल नेचर कब है, जब वो हमको स्टेशनरी कंडीशन में मिले, लेकिन वो स्टेशनरी कंडीशन पे तो मिलता नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जब आप उसको कोलाइड करोगे, जैसे सपोज आइसोटोप की अगर मैं बात करूं या किसी अदर एटम के साथ उसको कंबाइन करूंगी, तो वो आपस में कोलिजन करेंगे ना, और कोलिजन करेंगे इसका मतलब वो एक तरीका का पार्टिकल होगा और वही पार्टिकल आपस में क्या करेगा, कोलिजन करेगा। इस वजह से ऐसा समझा गया कि जब तक वो रोटेट कर रहा है और रेडिएशन को एमिट करने की एबिलिटी रखता है तब वो वेव नेचर शो करता है। और जब हम उसको एक पर्टिकुलर सर्टेन कंडीशन की बात करें, जैसा कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर रोटेशन हो रहा है तो किसी ना किसी पार्टिकल को रोटेशन ही हो रहा होगा। क्योंकि देखिए अगर वेव होता, सिर्फ वेव रोटेट करता तो कहीं ना कहीं पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है ये पता चल पाता क्या, पता ही नहीं चल पाता कि कोई पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट होके रोटेट कर रहा है। मतलब पार्टिकल तो है, पार्टिकल है तभी रोटेशन हो रहा है, ठीक है। अगर पार्टिकल नहीं होता तो रोटेशन नहीं होता, क्योंकि ये देखो ये डिफरेंट शेप का है। अब ये डिफरेंट शेप है और इन डिफरेंट शेप में दो एक्सिस है। ये दो एक्सिस जैसे जैसे रोटेशन होता है वैसे वैसे इसका शेप चेंज होता है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन या कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता तो जो शेप एटम के सराउंड में प्रेजेंट है, अगर वो रीशेप भी होता
तो एक सर्कल बनाने के बाद वो फिर से क्या करेगा, धीरे धीरे उसकी साइज क्या होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट हो जानी चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट होते हुए वो बिल्कुल इतना सा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट बना रहता है। ऐसी पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है जब इस ऑर्बिट के अंदर कोई पार्टिकल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, जो इसको उस डिस्टेंस से थ्रू अ सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, जो अट्रैक्शन लग रहा है और रिपल्सन लग रहा है उसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब न्यूक्लियस के अराउंड में कोई अपोजिट चार्ज प्रेजेंट हो, और अगर कोई अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा तो वो एक तरीके का क्या होगा, पार्टिकल होगा। और इसी बेसिस पे ये बात पता चली कि जो हमारा एटम होता है या मॉलिक्यूल होता है या प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, इन सभी में क्या होता है, ड्यूअल नेचर होता है। कंटिन्यूसली रोटेट करने की वजह से ये रेडिएशन को एमिट करने का एबिलिटी रखते हैं, और साथ ही ये खुद का इनका ओन एक पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, इससे ये बात तो प्रूव हो गई कि जो हमारा एटम है, मॉलिक्यूल है या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, उनमें वेव नेचर भी होता है और साथ में पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली रोटेशन करते हैं, और रोटेशन करते हुए जो एनर्जी है उनकी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से वो उन रेडिएशंस को एमिट करता है, और जो रेडिएशंस एमिट होगी वो वेव के फॉर्म पे होगी, और उसके रोटेशन प्रोसेस से पता चलता है कि उनमें कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस चीज को जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने एक इक्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो उस एक्सप्लेनेशन के बारे में भी हम देख लेते हैं कि डी ब्रॉगली ने क्या इक्वेशन दिया था इन सभी को लेते हुए। ठीक है, रुकिए क्या, दो मिनट रुकिएगा, मैंने इसका फोटो नहीं लिया है। हाँ चलिए, तो देखिए डी ब्रॉगली ने एक इक्वेशन क्यों किया, इन्होंने ये इक्वेशन 1924 में दिया था, जिसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं या एटम या मॉलिक्यूल होते हैं उनमें ड्यूअल नेचर होता है, मतलब वो वेव नेचर भी शो करते हैं और साथ में वो पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं। ठीक है, तो अगर हम हमारे मैटर को एज अ पार्टिकल फॉर्म ले, तो अगर मैटर कोई पार्टिकल के फॉर्म में है तो उसका कोई ना कोई मास होगा। ठीक है, अब वो सराउंड पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है मतलब उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। और देखो अगर कोई चीज कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है और रोटेट करते हुए वो क्या करेगा, रेडिएशन को एमिट करेगा। अगर रेडिएशन को उसने एमिट किया तो ये जो रेडिएशन है बेटा, इसका कोई ना कोई क्या होगा, वेवलेंथ होगा। चाहे रेडिएशन इतनी छोटी हो, चाहे रेडिएशन काफी ज्यादा बड़ी हो। ठीक है, अगर वो एक तरीके का वेव है या वो अगर एक तरीके का लाइट है तो या फिर कोई रेडिएशन है, तो ऑलवेज उसका कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, कोई ना कोई एम्पलीट्यूड जरूर होगा। ठीक है, तो उसी के बेस पे ये बताया गया कि अगर हमारे मेटल पे पार्टिकल का नेचर है, पार्टिकल नेचर की वजह से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल का कोई ना कोई मास होगा, चाहे वो मास 0.00001 पे आए, बट मास होगा ही होगा। ठीक है,
और अगर रोटेशन कर रहा है तो ऑब्वियसली सी बात है, कोई भी चीज रोटेट कर रही है दैट मीन्स उसमें वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो कंटिन्यूसली रोटेट करते हुए वो एनर्जी रेडिएशंस को क्या करती है, एमिट भी करती है, और अगर रेडिएशंस एमिट हो रही है तो उसका वेवलेंथ भी होगा। और इन तीनों फैक्टर को रिलेट करते हुए उन्होंने वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी। ठीक है, मतलब अगर मुझे किसी पार्टिकल से कोई रेडिएशन एमिट हो रहा है और उस रेडिएशन का वेवलेंथ पता करना है, तो मैं इस दो फैक्टर का यूज करके, मास और वेलोसिटी, इन दोनों फैक्टर का यूज करके उसका क्या पता कर सकती हूँ, वेवलेंथ पता कर सकती हूँ। तो उसका फॉर्मूला उन्होंने क्या दिया, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम वी, जहाँ पर एच क्या है, देखो अब वेवलेंथ है और मास पार्टिकल का होगा और वेलोसिटी होगी। अब देखो ये जो वेवलेंथ आ रहा है एक तरीके का रेडिएशन होगा तभी आ रहा है, और रेडिएशन क्या होता है, एक क्वांटा होता है जिसके बारे में हमको किसने बताया था, प्लैंक क्वांटम नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो उसी को रिलेट करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि अगर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, h अपॉन एम वी होगा। अब मास इनटू वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है जितने बोला जाए रोटेशन कर रहा है या मूव कर रहा है जितने भी एबिलिटी से, उसको हम क्या बोल देते हैं, मोमेंटम बोल देते हैं। तो मास और वेलोसिटी को हम यहाँ पे p से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जो मोमेंटम होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, p से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लैम्डा p हो जाएगा। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, h अपॉन p आ जाएगा, जहाँ पर h आपका क्या बता रहा है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू को बता रहा है। जो h है आपका, ये h किसके बारे में बता रहा है, प्लैंक कांस्टेंट के बारे में बता रहा है, और p हमारा किसके बारे में बता रहा है, पार्टिकल्स में जो मोमेंटम हो रहा है। पार्टिकल में मोमेंटम कैसे होगा, उसका कोई मास होगा और वो मास क्या करेगा, कंटिन्यूसली रोटेट करेगा, मतलब उसमें रोटेशन भी होता रहेगा। ठीक है, और इसी इक्वेशन को लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी जिसको बोला जाता है, इसी इक्वेशन को किस फॉर्म पे डिनोट किया जाता है, डी ब्रॉगली इक्वेशन के फॉर्म पे डिनोट किया जाता है। और इन दोनों के रिलेशन को बताने के लिए जो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रिलेशन बताया था। वो रिलेशन कैसे आया था उसके बारे में देखते हैं। तो इन 1924 डी ब्रॉगली जो साइंटिस्ट हुए थे, जब उन्होंने ये बोला कि पार्टिकल में मूविंग नेचर की वजह से, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि डी ब्रॉगली रिलेशनशिप क्या होता है और उसके डेरिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।